हेलो स्टूडेंट, राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो नंबर 3। इसमें हमने बच्चों अब तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे। आज हम उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 11 तक का कंप्लीट किया था। पेज नंबर 12 पे पढ़ते हैं, सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वेग, वेलोसिटी। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में होने वाला विस्थापन उस वस्तु के वेग के बराबर होता है। अर्थात एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाला विस्थापन कुल वेग वस्तु का वेग कहलाता है। दोबारा समझें, किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में, कोई गतिशील वस्तु है उसकी स्थिति में निश्चित दिशा में, कोई निश्चित दिशा में भी हो, में एकांक समय अंतराल में होने वाला विस्थापन, जो भी होने वाला विस्थापन होगा उस वस्तु के वेग के बराबर होता है। मतलब एकांक किसी गतिशील वस्तु में उसकी स्थिति और किसी निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में जो भी विस्थापन होगा वो उसका वेग कहलाएगा, या एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाला विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि v फॉर वेलोसिटी v से प्रदर्शित करते हैं। और वस्तु का जो वेग होगा उसका जो फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय, और v बराबर हम लिख रहे हैं v निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय अंतराल। MKS तथा SI पद्धति में वेग के जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड, और अन्य जो मात्रक है वेग के वो है आपके किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आपका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार, कि वेग कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे ध्यानपूर्वक। पहला जो आपकी हेडिंग डली हुई है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। एक समान वेग में जब कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, जब कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। क्या कहा बच्चों? दोबारा फिर देख लो। जब कोई गतिशील वस्तु का किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तो वस्तु का वेग एक समान कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका अगला पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान असमान वेग। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में एक असमान विस्थापन प्राप्त करती है तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। तो वस्तु का वेग क्या कहलाएगा बच्चों? असमान वेग। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन, मतलब समान समय अंतराल तो देखो दोनों में ही है। देखो इसमें भी समान समय अंतराल था, इसमें भी समान समय अंतराल है। अंतर कहाँ रहा? अगर वहां तो है समान समय अंतराल में समान विस्थापन और यहाँ है समान समय अंतराल में असमान विस्थापन, अंतर यहाँ है आपका। तो आपका अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन है तो आपका एक समान वेग है, अगर समान समय अंतराल में असमान विस्थापन है तो आपका असमान वेग है। समान समय समान विस्थापन, एक समान वेग, समान समय असमान विस्थापन, आपका असमान वेग। अगला है आपका औसत वेग। औसत वेग में क्या है बच्चों? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन
तथा इसमें व्यव कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। मतलब क्या कहा कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई विस्थापन तथा इसमें कुल खर्च या कुल व्यय जितना भी आपका विस्थापन या जितना भी आपका समय खर्च हुआ है उस विस्थापन को करने में, वो आपका उसका अनुपात औसत वेग कहलाएगा आपका। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग, कुल विस्थापन हमने मान लिया डेल्टा एक्स और कुल समय हमने मान लिया डेल्टा टी। बच्चों से जो त्रिभुज का निशान बना हुआ है इसे बोलते हैं हम डेल्टा, या बच्चों डेल। परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? यदि किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तन हो रहा हो तो औसत वेग। यदि किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वेग एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। मतलब बच्चों औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, इसे भी हम v से ही प्रदर्शित करते हैं। बच्चों आपके ध्यान हो, अगर हम किसी भी चीज का औसत निकालते हैं तो हम पहले और बाद के दोनों स्थितियों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया करते हैं। तो यहाँ भी औसत वेग में हमने वही क्या सेम क्या कि हमने प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ दिया और 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। बच्चों इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वह है सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग। सापेक्ष और निरपेक्ष वेग। सापेक्ष और निरपेक्ष वेग क्या है आपका? एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती है, मतलब एक ही समय पे और वस्तुएं क्या है, भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती है, भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती है, तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। मतलब क्या कहा, जब आपका एक ही तो समय हो और उसी समय पे भिन्न भिन्न वस्तुएं हो आपकी और में क्या कर रही हो, गतिशील हो, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के जो सापेक्ष, जो एक वस्तु होगी उसका दूसरी वस्तु के वेग का जो वेग होगा वो आपका सापेक्ष वेग कहलाएगा। ठीक है बच्चों। परंतु जब दोनों वस्तुएं में से एक वस्तु स्थिर हो तथा दूसरी वस्तु गतिशील हो तो आपका दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाएगा। मतलब बच्चों अगर दोनों वस्तुएं आपस में दौड़ रही, दोनों वस्तुएं चल रही, तो उनका जो एक दूसरे का वेग होगा वो सापेक्ष कहलाएगा। और बच्चों अगर एक स्थिर है और यदि बच्चों आपका एक स्थिर है और एक आपकी चल रही है तो बच्चों वो कहलाओगे आपका निरपेक्ष वेग। तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ भी आपके अंतर होंगे में आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे दूरी विस्थापन में हो, चाल वेग में हो, ये आपका सदिश और अदिश में हो। चाल और वेग में आपका अंतर क्या है? ठीक है, देखो क्या है अंतर। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाला विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। इसमें तो क्या है, एकांक समय अंतराल में जितनी चली गई दूरी होगी वो चाल कहलाओगी, और इसमें आपका किसी वस्तु में होने वाला विस्थापन उस समय उस वस्तु का वेग कहलाता है। मतलब ये तो है आपका एकांक समय में जो होने वाला विस्थापन होगा, और यहाँ है आपका एकांक समय में जो चली गई दूरी होगी। नंबर 2 है आपका चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अतः चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसमें क्या कहा, वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, अतः एक वेग सदिश राशि है।
चाल का मान धनात्मक या शून्य हो सकता है और वेग का मान ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य भी हो सकता है। चाल का फॉर्मूला आपका दूरी बटे समय होता है और वेग का फॉर्मूला आपका विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। इसके बाद बच्चों आपका पेज नंबर है आपका 15। इस पर आपके शुरू हो जाते हैं एग्जाम्पल आपके न्यूमेरिकल टाइप। इसमें बच्चों आपका देखो पहला एग्जाम्पल है, इसे समझेंगे। क्या कहा, यदि एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किलोमीटर दूर चलती है, यदि कोई ट्रेन 6 घंटे में आपकी 360 किलोमीटर दूर चल रही दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल बताइए। अब दूरी दे दी उसने और समय दे दिया और क्या पूछ रहा, चाल। और आप जानते हैं चाल बराबर क्या आपका दूरी बटे समय। अब ये भी आपने सूत्र पर पता किया। और चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है आपकी 360 और समय कितना है आपका 6 घंटे। 6 घंटे है तो आपने इसे इससे काट दिया, 6 छंग 36 और 0 की 0, तो आपका आ गया 60 किलोमीटर। देखो बच्चों ये जो आई आपका चाल, ये तो किलोमीटर में और ये थी आपकी घंटे में, तो किलोमीटर प्रति आवर्स। अब आपका एग्जाम्पल अगला है बच्चों, क्या है कि एक कार का ओडोमीटर यात्रा के प्रारंभ में 2000 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर था। मतलब जो ओडोमीटर होता है वो होता है आपका यात्रा, जो आपकी यात्रा को मापता है गाड़ी के अंदर। जो आपकी कार होती है, गाड़ी होती है, जो आपकी कार होती है, गाड़ी होती है, उसमें ओडोमीटर लगा होता है जो आपका माप करता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका वो जो पहले जो मापता है यात्रा से पहले वो 2000 मापता है, और यात्रा के अंत में मापता है वो 2400 किलोमीटर 2400। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे हो तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो पहले वो कितना था 2000 था, बाद में कितना था 2400 था, तो आपका 2400 में से 2000 आप घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 400। तो कार की जो औसत चाल होगी वो क्या होगा आपकी विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो 400 बटे 8, 8 पंजे 40, तो 5 जुगा तू और 0 एक ऊपर से जुगा तू 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। और बच्चों देखो आपका आपका 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो 1000 और आपके 1 मिनट में 1 घंटे में कितने सेकंड हो 60 और सेकंड कितनी हो 3600, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में करना ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और आपके 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी बच्चों। यहाँ अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये होगा आपका 1000 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 HOUR हावर्स में आपके 3600 सेकंड। ठीक है बच्चों, और ये होगा आपका सेकंड। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका बच गया बच्चों 10 बटे 36 मीटर और सेकंड। ठीक है बच्चों, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10 और 2 से काट देंगे 18, तो बच्चों आ गया आपका 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5 बटे 18 से क्या कर दो गुना कर दो, तो 5 बटे 18 आ गया बच्चों। और आपका आता 50, तो 50 में आपने 5 बटे 18 से क्या कर दी गुना कर दी, मतलब 50 में आपने 5 बटे 18 से गुना कर दी। तो मुझे 2 से काटा 9 और 2 से काटा 25, तो पंजो पंजो 25 पंजे 125 और बटे 9। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों इसे इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड आंसर बच्चों। तो बच्चों यही का रखा है यहाँ भी 13.9 मीटर प्रति सेकंड आंसर आपका। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्रा अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट तथा विद्यालय से घर वापस आने में 30 मिनट का समय लेती है। मतलब जाने में भी 30 मिनट का ले रही है और आने में भी 30 मिनट का ले रही है। यदि उसके विद्यालय से घर की दूरी 5 किलोमीटर दूर हो तो बताइए छात्रा की औसत चाल तथा औसत वेग
कितना है। तो बच्चों औसत चाल बराबर क्या आपका कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। कुल चली गई दूरी कितनी है बच्चों उसकी 5 किलोमीटर दूर जाने की है और 5 किलोमीटर दूरी आने की है, तो 5 + 5 10 होगी। और बच्चों कुल समय कितना है उसका, आने का भी 30 मिनट है और जाने का भी 30 मिनट है, तो बच्चों कितना होगा आपका 30 और 30 60 मिनट। तो बच्चों ऊपर तो आ गया 10 किलोमीटर और नीचे आ गया 60। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, ये तो आपका 10 किलोमीटर दूर होगा, 10 किलोमीटर दूर, और ये 60 मिनट, ये आपका चेंज हो जाएगा। 60 मिनट में आपका कितना हो 1 घंटा, तो किलोमीटर बटे 1 हावर्स 1 घंटा। ठीक है, तो 60 किलोमीटर बटे 1 घंटा बराबर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी जो चाल है वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। औसत वेग की बात करी, औसत वेग क्या हो प्रारंभिक दूरी तथा अंतिम दूरी के बीच का अंतर, ठीक है, और बटे समय अंतराल। औसत वेग देखो चली जो गई दूरी जो है उसकी वेग में क्या है आपकी, चल के तो गई वो कितनी 5, फिर वो 5 ही क्या होगी वापस होगी। और बच्चों वेग में और इसमें अंतर होता है आपकी चाल में थोड़ा सा, क्या कि आप ये तो विस्थापन पर डिपेंड करता है और वो आपका डिपेंड करता है दूरी पे। ठीक है बच्चों, तो दूरी कितनी चली उसने 5, परंतु विस्थापन कितना हुआ बच्चों उसका 0, क्योंकि वो 5 ही गई और 5 ही क्या होगा वापस आ गई, तो 0 बटे समय कितना है आपका 1। और बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी संख्या से अगर आप 0 को भाग करें तो आपका क्या होगा 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी प्रकार आपके अति लघु प्रश्न भी आपके कि गति किसे कहते हैं, अनिश्चित तथा अनियंत्रित गति के 2 खतरों के उदाहरण बताइए, बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी आपके। ठीक है बच्चों, आपकी पीडीएफ में सारी चीजें दी हुई है बच्चों। ठीक है, गति के सबसे साधारण प्रकार कौन कौन से है, सरल रेखीय गति, विरामावस्था में आपका यदि आप विरामावस्था एवं गति अवस्था का एक ऐसा उदाहरण दीजिए। विरामावस्था मेज पर रखा, पेपर रखा आपके मेज पे, और आपका सड़क पर दौड़ती कार, सड़क पर आपकी कार दौड़ रही, 2 अदिश राशियों के नाम बताइए, दाब और ऊर्जा है आपकी। ठीक है बच्चों, दो सदिश राशियों के नाम बताइए, विस्थापन या बलाघूर्ण, निम्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं में दीजिए। क्या अदिश राशियों का गणितीय नियमों से जोड़ या गुणा या भाग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या सदिश राशियों का गणितीय नियमों में जोड़ घटाव गुणा भाग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, क्योंकि उन्हें तो हम 3 लगा प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहती है? त्वरण कहती है। व्यंजक पढ़ेंगे। क्या वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि विस्थापन गति की दिशा पर निर्भर करता है। जब कोई वस्तु पहले आगे की दिशा में गति करती है तथा फिर पीछे की उसी दिशा में गति करती है, तो जब पीछे की ओर की दूरी आगे की ओर की दूरी अधिक होती है तो विस्थापन ऋणात्मक होता है। भाई बच्चों आप देखो, अगर आपने पहले तो करी 50 किलोमीटर दूरी तय करी, ठीक है बच्चों, और बाद में आपने बच्चों कर ली 60 किलोमीटर दूरी तय, तो बच्चों पहले 50 थी फिर 60, तो 50 में तो 60 के बच्चे कितने बच्चों आपकी 10 बच गई। ठीक है बच्चों, ये तो आपका आ गया प्लस में। अगर बच्चों आपने पहले तो कर ली 50 और बच्चों फिर करी आपने 40, तो 40 में तो 50 गए बच्चों, कितनी बचेगी आपकी -10। तो बच्चों ऋणात्मक हो सकता है बच्चों, क्यों नहीं हो सकता? विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। क्या किसी वस्तु की दूरी का परिणाम ऋणात्मक होता है? दूरी नहीं कभी भी ऋणात्मक हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देख लो बच्चों एक बार। नहीं, क्योंकि दूरी अदिश राशि है, यह दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ऋणात्मक त्वरण का एक उदाहरण दीजिए। जब एक गतिशील वाहन के ब्रेक लगाते हैं तो यह वेग मंदन प्रदर्शित करता है, तो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक
ठीक है बच्चों। बच्चों देखो हमने त्वरण अभी पढ़ा नहीं है, अब पढ़ेंगे बच्चों हम त्वरण ही पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे अति लघु प्रश्न है आपके, इन्हें आप कर लेंगे और हम अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। जो हमारा सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर या त्वरण। वेग परिवर्तन की दर या त्वरण किसे कहते हैं, क्या होता है, ये देखेंगे। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा हो तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। ठीक है बच्चों। किसी गतिशील, आपने इसकी सेकंड परिभाषा दे दी, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो बच्चों, एक छोटा सा त्वरण कई प्रकार से परिभाषित कर दिया हमने कि वेग परिवर्तन, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अथवा वेग के परिवर्तन की दर गतिशील वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसे ए के ऊपर तीर का निशान लगा के प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। बच्चों वेग परिवर्तन, वेग वेलोसिटी, ठीक है, तो डेल्टा वी, देखो जहाँ भी परिवर्तन होगा ना वहाँ हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं छोटी चीज के लिए। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा वी और समय अंतराल आपका डेल्टा टी। त्वरण ए बराबर माइनस वी माइनस यू और बटे टी टू माइनस टी वन और बराबर माइनस वी माइनस यू और बटे डेल्टा टी। देखो वी जो होता है आपका वो होता है आपका अंतिम वेग और जो आपका यू होता है वो आपका प्रारंभिक वेग। वेग परिवर्तन कहाँ से निकालते हैं हम, बाद वाले वेग से अंतिम वेग में से पहले वाले वेग को घटा दो तो उसका वेग परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों आपका है त्वरण के अन्य मात्रक। त्वरण का मात्रक वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक आपका सेकंड है बच्चों। तो बच्चों जब भी सेकंड ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के प्रकार। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पहला पॉइंट आपका, पहला प्रकार है एक समान त्वरण। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो तो आपका क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण। देखो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाई। तो बच्चों अगर समान समय अंतराल में आपका समान ही परिवर्तन हो रहा हो वेग में तो आपका क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। और यदि किसी ऊंचाई से और उसका उदाहरण दिया कि किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुए वस्तु का त्वरण एक समान है। देखो ऊपर से गिरी कोई वस्तु समान स्वतंत्र रूप से तो उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। अगला है आपका नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें आपका क्या है, असमान अथवा परिवर्तित त्वरण। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों के लिए असमान या भिन्न भिन्न हो तो, मतलब क्या कहा, जो वेग परिवर्तन है वो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो या असमान हो तो वस्तु का त्वरण असमान या परिवर्तित त्वरण कहलाता है। जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर वाहन की गति बढ़ने या घटने में ब्रेक लगाने के कारण वाहन का त्वरण असमान है। देखा होगा बच्चों आपने, जब आपका समान समय हो और समान चाल हो, समान समय अंतराल हो और समान आपकी चाल हो, समान ही मतलब आपका वेग हो तो आपका वहाँ पे जो त्वरण होगा वो एक समान होगा। और बच्चों अगर आपका कहीं आपकी वेग ज़्यादा हो रहा, कहीं आपका वेग कम हो रहा है तो आपका वहाँ पे जो त्वरण होगा, देखो बच्चों वेग परिवर्तन को ही तो कह रहे हैं हम त्वरण। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पर आपका जो वो होगा त्वरण होगा वो क्या होगा, असमान होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सीलरेशन, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अगला पेज आपका
ठीक है बच्चों। यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है, यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है तो उस वस्तु का वेग नियत रहता है। तो उस वस्तु का जो वेग है वो क्या रहेगा, नियत रहता है। वेग परिवर्तन शून्य, वेग परिवर्तन शून्य होने पर त्वरण भी शून्य हो जाता है। यदि बच्चों आपका वेग परिवर्तन ही ना हो रहा हो, तो वो शून्य हो, कुछ भी वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बच्चों त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। मतलब आपकी जो स्पीड है वो एक समान ही चलती जा रही, एक समान समय में समान रूप से चलती जा रही, तो बच्चों आपका जो वेग परिवर्तन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद बच्चों वेग परिवर्तन शून्य होने पर त्वरण भी शून्य हो जाता है। वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ने पर वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। और यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। यदि बच्चों देखो क्या कहा कि यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा हो, यदि आपका जो परिमाण है वो क्या हो, समय के साथ साथ बढ़ रहा हो, तो आपका जो वो कहलाओगा, वो तो कहलाओगा आपका क्या, धनात्मक। और यदि समय के साथ साथ आपका घट रहा हो तो आपका कहलाओगा ऋणात्मक। और ऋणात्मक त्वरण को आप मंदन बोलते हैं। मंदन का मतलब होता है मंदपन जाना, मतलब आपका धीमा हो जाना। ठीक है बच्चों, एक बार और समझ लो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण को। यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है, कि यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है तो उस वस्तु का वेग नियत रहता है। उस वस्तु का वेग क्या रहेगा, नियत रहता है। वेग परिवर्तन शून्य होने पर त्वरण भी शून्य हो जाता है। वेग परिवर्तन शून्य मतलब बच्चों एक ही समान वेग से चलेगी गाड़ी। अगर आपकी वाहन, आपका गाड़ी एक ही समान चल रही तो आपका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, कुछ भी परिवर्तन ही नहीं हो रहा जब। ठीक है बच्चों। और इसके बाद वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ने पर वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। मतलब समय भी बढ़ता जा रहा और आपका वेग परिवर्तन भी बढ़ता जा रहा, तो आपका जो त्वरण होगा वो होगा धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों धनात्मक यहाँ होगा और आपका शून्य ये होगा, इसके बाद आपका ऋणात्मक। और वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा है, अगर समय के साथ साथ क्या हो, घट रहा हो, तो आपका क्या कहलाओगा, तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक त्वरण ही आपका मंदन कहलाता है। ठीक है, रिटार्डेशन कहलाता है आपका। इसके बाद बच्चों आपके फिर उदाहरण चल गए। बच्चों उदाहरण के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा। ठीक है, एक वीडियो आएगी, उसमें आपके सारे के सारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे, सब के सब होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों वीडियो नंबर जो 3 है हमारी, इसमें आपने अपने चैप्टर का लगभग, तो बच्चों आपने अपने चैप्टर का लगभग 2-3 टॉपिक छोड़कर पूरा सा एक हो गया आपका। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपके जो अगले जो 3-4 टॉपिक रह रहे हुए और आपके जो एग्जाम्पल हैं वे सारे के सारे हो जाएंगे बच्चों आपके, और आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों सभी अपने इस कार्य को फेयर कॉपी में करके चले। ठीक है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जितना भी कार्य कराया जा रहा वो आपकी समझ में आ रहा होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बच्चों मैं आपको दोबारा फिर कहूँगा, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मेरे पर्सनल नंबर पे या गुरुजी से या किसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये वीडियो आप अपने सभी भाई बहन दोस्तों रिश्तेदारों को भी दें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद स्टूडेंट आप सभी का। और आप सभी स्वस्थ रहे ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।